Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फेजर और फेजर डायग्राम पढ़ेंगे और फेजर डिफरेंस इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको फेजर के बारे में बताता हूं कि फेजर क्या होता है। फेजर एंड फेजर डायग्राम। चलो देखिए बेटा, फेजर का मतलब होता है दैट द ग्राफ विच फॉलो साइनसोइडल और साइन वेरिएशन। समझ आ गया भाई? फेजर मीन्स a rotating vector. Phasor means a rotating vector which represent sine graph or sine variation। ये कह सकते हो जो साइनसोइडल वेरिएशन को शो करता है। मींस जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए कि ये आपके पास साइन ग्राफ है, तो इसका जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है, जो ये आपका इनिशियल एंगल है ओमेगा टी, क्योंकि आप क्या लिखते थे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका फेज है। फेज फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर क्या लिखा है बेटा, रोटेटिंग वेक्टर। क्या लिखा है? रोटेटिंग वेक्टर। सिंपल सा मतलब है कि आपने E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी को किसी ना किसी के साथ मैच तो किया होगा। आप देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी है, और ये किसकी इक्वेशन थी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस इक्वेशन के अंदर शायद आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि हम ये जो ले रहे हैं, हमने यहाँ पर जो एंगल लिया हुआ है इसको क्या कहा है? ओमेगा टी, और ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। समझ आ गया? ये हमारे पास O A B, और इस तरह से ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। समझ आ गया होगा? इसी तरह से ये कहता है कि मान लीजिए ये फेजर डायग्राम की बात करता है। फेजर डायग्राम का मतलब है that is the representation, that is ये कहता है कि a diagram which represents alternating current and alternating EMF in a same representation, same variation। समझ आ गया? ये कहता है कि एक ऐसा डायग्राम जो अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट, इस दोनों को एक ही जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फेजर डायग्राम। बोथ रिप्रेजेंट्स इन सेम ग्राफ और एक ही जगह पर दोनों को अगर ये रिप्रेजेंट कर देता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? फेजर डायग्राम बोल देते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आपने समझना था कि ये आपके पास, और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है आपने? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसी क्रम में पढ़ी हुई है। तो किसी के लिए भी, सभी के लिए ये अलग अलग होती है, ये फाइंड आउट करनी है और आपने इनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, दैट इज फेजर डायग्राम। मान लीजिए अगला पढ़ते हैं हम, ये आपका बेसिक था कि फेजर और फेजर डायग्राम के बारे में आपको पता चल जाए बस। देखिए
represent the phasor diagram when AC circuit contains resistor only. ये कहता है कि जो आपका एसी सर्किट है वो केवल और केवल अपने पास अपना एक रजिस्टर लगा रहा है और उसके पास कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए, आपने कहा कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, इसको हमने एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ गए? इसके साथ कनेक्ट कर दिया भाई एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को हम हमेशा ऐसे दिखाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? एसी सप्लाई को हम हमेशा यूं शो करेंगे। अब यहां हमने कहा कि एसी सप्लाई के साथ जुड़ा तो एसी सप्लाई का ईएमएफ कितना है भाई? E = E0 sin ओमेगा t। कितना है भाई एसी सप्लाई का ईएमएफ? E = E0 sin ओमेगा t के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। हियर R रेजिस्टेंस connect AC supply of EMF E = E0 sin ओमेगा। आपने यहां पर ये कहा कि जो R रजिस्टर था उसको हमने E = E0 sin ओमेगा t AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। हमने ये कह दिया I करंट पास थ्रू द रजिस्टर, I current pass, then we know, बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E = क्या होता है बेटा? IR करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। यहां हमने क्या किया बेटा? E की वैल्यू हमने पुट कर दी E0 sin ओमेगा t = क्या हो गया बेटा? IR, और I = E0 upon R sin ओमेगा t। हो गया भाई? हम यहाँ ये बता देंगे E0 upon R = I0, that is peak value of current, peak value of क्लियर है? हमने इसको पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं क्योंकि ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस तो करंट ही होता है। देन I = I0 sin ओमेगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई, दोनों को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, दोनों को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज फेजर डायग्राम। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं भाई। यहां पर हमने लिखा E and I, मतलब ईएमएफ और करंट दोनों। यहां हमने लिखा टाइम। E और I का ग्राफ टाइम के रेस्पेक्ट में बनाना है। हमने क्या कहा? सबसे पहले E0 sin ओमेगा t लिख दे भाई। ये हमारा जो ग्राफ है ये E0 sin ओमेगा t है। मैंने बता दिया कि ये जो वैल्यू है ये E0 है। E0 और इस ग्राफ को मैंने बता दिया E0 sin ओमेगा t है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं क्योंकि यहां एक पॉइंट और बता रहा हूं कि जो ये वाला फेज है ये कितना है? मेरे हिसाब से ओमेगा टी होना चाहिए। हमने इसको ओमेगा टी लिख दिया। ठीक है, अब हम दूसरा ग्राफ बना रहे हैं। दूसरा ग्राफ मैं रेड पेन से बना रहा हूं। दूसरा ग्राफ यही जाएगा, यू जाएगा। अब इस ग्राफ के अंदर हमने इसको थोड़ा नीचे रखा। इसको क्या रखा बेटा? I0। ये जो पीक वैल्यू है यहां तक, इस पीक और इस ग्राफ को हमने क्या कहा? I0 sin ओमेगा।
दोनों ग्राफ देखिए ध्यान से। मैंने क्या कहा, यहां से जो ग्राफ है ये ग्राफ यूज हो रहा है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो फेजर डायग्राम में हमने यही बताया था कि दोनों ग्राफ सेम फ्रीक्वेंसी के एक साथ आ जाएं। तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि भाई दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये जो निकला है दोनों का एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का एंगल क्या है, ओमेगा टी है। तो दोनों हमने यहीं से शो कर रखे हैं। उसके बाद हमने कहा कि दोनों की पीक वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो आई नॉट है वो क्या होता है बेटा, ए नॉट अपॉन आर। तो इसकी पीक वैल्यू तो कम होनी चाहिए, पर जो इसका फेज है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। समझ आ गया। और दूसरा हम क्या बनाते हैं, ये तो हमारे पास क्या है बेटा, ग्राफ, ये क्या है हमारे पास, ग्राफ है। दूसरा हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। ई एंड आई यहां पर टाइम, समझ आ गया होगा। एक्स एक्सिस के साथ हमने क्या कहा कि ये ओमेगा टी है, यहां हमारा ई नॉट है, और यहां क्या है, आई नॉट। समझ आ गया होगा। ये ई नॉट है और ये क्या है, आई नॉट। ये हमारा फेजर डायग्राम है जो आप एक्स एक्सिस के साथ भी बता सकते हैं। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना फेज शो कर रहा है, तो हमने बताया था कि ये ओमेगा टी है, ये आपने यहाँ फेज के अंदर शो करके दिखाना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल शो कर रहा है। समझ आ गया। तो अगर आपने रजिस्टर जोड़ा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस पूछा जाए, दैट इज द डिफरेंस, यहां पर क्या है, एंगल है, दोनों का फेज क्या है, सेम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये जो करंट है, यहां पर जो करंट लिया हुआ है, देखो सेम एंगल है, करंट का एंगल और ईएमएफ का एंगल दोनों का क्या है, सेम। तो दोनों का फेज क्या है, ओमेगा टी है। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। दोनों का फेज क्या आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों का फेज है वो क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। क्यों, क्योंकि फेज क्या होता है, फेज हमारे पास एंगल होता है कि किस एंगल से एक्स एक्सिस के साथ बनाकर आगे निकल रहा है। तो काफी बार यहाँ फेज डिफरेंस भी पूछा जाता है। अगर आपके पास ओनली रेजिस्टेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो व्हेन ओनली रेजिस्टेंस इज कनेक्ट, केवल और केवल सर्किट के अंदर क्या जोड़ दिया जाए बेटा, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। अगर अकेला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। ये बात याद रखनी है। पॉइंट क्लियर हुआ भाई। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए। अब देखिए जो अगला मैं आपको बता रहा हूं, यहां जो हमने रेजिस्टेंस जोड़ा, अब आपसे ये कहे कि एसी सर्किट के साथ कैपेसिटर जोड़ दिया जाए या एसी सर्किट के साथ कोई भी रजिस्टर जोड़ दिया जाए तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह बदल देते हैं बस। इंडक्टर जोड़ देता हूं, जो इंडक्टेंस कॉइल आपने पढ़ी है। अगर आप इंडक्टर जोड़ देते हो तो एक डायग्राम फिर बना देते हैं। आपने क्या किया, यहां पर एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई के साथ। ठीक है भाई, आपने एसी सप्लाई से कनेक्ट किया इंडक्टर को, इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस एल। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, अब हम सीधा लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से करंट कितना गया बेटा, आई। देखिए ध्यान से, आपने यहां इंडक्टर कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया बेटा, इंडक्टर। तो आप कह दोगे कि हमारे पास जो ईएमएफ है, हियर फेज ऑफ ईएमएफ क्या है बेटा, ओमेगा टी है। ये तो पता चल गया आपके पास। आपको जो आपने ईएमएफ लिया हुआ, ईएमएफ हमेशा ओमेगा टी फेज में लेना।
चाहे आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, जब तक बताया ना जाए तो आपने जब तक ईएमएफ को कौन से फेज में लेना है, ओमेगा टी फेज में लेना है। चलो देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ हमारे पास ओमेगा टी है, ये किसका फेज है, ईएमएफ फेज है। अब ये करंट और निकालना है, क्या निकालना है भैया, करंट। हमने कह दिया एल इंडक्टर जो आपने लिया हुआ है वो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है भाई, जो एल है वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। अब देखिए एल सेल्फ इंडक्टेंस है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया हुआ है, वी नो बेटा E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। भाई ये जितना वेरिएशन हो रहा है उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। हमने ये पढ़ा हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भैया, करंट फाइंड आउट करना है कि करंट की वैल्यू क्या है। हमने ये लिख दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, E अपॉन एल इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। हो गया भाई, E की वैल्यू हमें मालूम है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी है ना बेटा, डी टी को कर लिया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। हो गया बेटा, माइनस ई नॉट बाई एल को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, और डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, आई। एक मिनट, ठीक है। देखिए बेटा, हम जो ये बता रहे हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी, ये हम बता रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां हमने क्या किया हुआ है, ईएमएफ इज गिवन, ईएमएफ इज गिवन। तो ध्यान से देखिए, हम इसको प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है E माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, 0। इससे हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया है। क्यों, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, जितना हम करंट को चेंज करेंगे, जितना हम करंट को चेंज करेंगे उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और एसी साइकिल में तो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो जितना ईएमएफ हमने दिया उतना ही इसमें अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया, और इंडक्टर ने उसको ब्लॉक कर दिया। एसी को हमेशा ब्लॉक कर देता है इंडक्टर, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, क्योंकि जितना ईएमएफ होता है उतना ही प्रोड्यूस हो जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और टोटल वैल्यू उसके अंदर पास ही नहीं होती, और उसको हम 0 बनाते हैं। तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस है और ये ईएमएफ गिवन है। क्लियर। अब चलो देखिए, हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है भाई। और अगर आगे करना चाहते हो तो प्लस कॉन्स्टेंट लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, हमने तो कोई लिमिट पॉइंट बताई नहीं। अब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो ओमेगा एल है इसको बेटा हमने एक्स एल का नाम दे दिया। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू किसका नाम दे दिया हमने इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। क्या होता है भाई ये, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर।
जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर कर रही है इंडक्टर, समझ आ गया। जो एसी साइकिल के अंदर जो अपोज किया जा रहा है वो आपके पास क्या है, एक्सएल है, ओमेगा है, समझ आ गया। इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां हमने जो ओमेगा एल लिखा है, एक्सएल लिखा है, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल हो गया, इनटू क्या आ गया बेटा, माइनस भी है, और क्या है, कोस ओमेगा टी। क्लियर। तो हमने इसको लिख दिया आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट कोस ओमेगा टी। क्या आ गया आपके पास, माइनस ऑफ आई नॉट कोस ओमेगा टी। अब चलो देखिए, आप डायरेक्ट फेज इससे भी शो कर सकते हो, और यहां बताओगे आप, यहां बता सकते हो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स आई, ठीक है, ईएमएफ अपॉन एक्सएल, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, मैंने यहां लिख दिया रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ठीक है। जो इंडक्टर ने रेजिस्टेंस ऑफर किया है वो आपके पास आई नॉट है, चलो ये एक्सएल है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने क्या कहा, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट बाई एक्सएल, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया और आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट कोस ओमेगा टी लिख दिया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको दूसरी टर्म में लिखूं, एक साइन की टर्म में लिखना चाहें या इस माइनस को हटाना चाहें तो भी हम इसको लिख सकते हैं बेटा। कैसे लिख सकते हैं भाई, हम क्या लिख देंगे इसको, साइन ऑफ माइनस ऑफ आई नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं भाई इसको, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। अगर हम माइनस को अंदर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ऑफ, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस ये केवल मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम इसको लिखें कैसे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाओ। सबसे पहले क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम। मैंने क्या कहा, यहां हम फेजर डायग्राम टी, यहां क्या लिखेंगे, ई एंड आई, ठीक है। एक तरफ टाइम पीरियड, एक तरफ ई और आई लिखा। अब यहां आपने कहा कि सबसे पहले तो हम क्या बना रहे हैं भाई, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बनाएंगे, ठीक है। हमने ये बना दिया, ये क्या है आपके पास, ई नॉट हो गया। इसको हमने क्या बता दिया भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ बनाना है, ठीक है भाई। अब दूसरा ग्राफ, एक तो आप यहां से देखकर बना सकते हो या फिर यहां से बना सकते हो। यहां आपको क्या लग रहा है, जो आपका फेज ओमेगा टी था, ये कौन सा फेज है भाई, ओमेगा टी। अब ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 पीछे चल रहा है, ओमेगा टी में से क्या माइनस करना है, पाई बाई 2, या फिर सीधा माइनस कोस ओमेगा टी का ग्राफ बना दो। कोस का ग्राफ पॉजिटिव बनाओगे तो ऊपर से आएगा और नेगेटिव बनाओगे तो कहां से जाएगा, नीचे से। मतलब ये आपका ग्राफ जो है वो यू बनेगा। अगर आप एक ही पेन से बनाते हो तो इस लाइन को डॉट डॉट करके बना लेना, ऐसे, समझ गए भाई। और ये जो वैल्यू है, ये आपके पास आई नॉट है। यहां जो आप दिखाओगे माइनस आई नॉट शो करोगे, मेरी बात समझ आ गई। ये जो वैल्यू शो करोगे ये क्या करोगे, माइनस ऑफ आई नॉट। मतलब ये देखिए यहां पर ये क्या दिखाते हो, पाई बाई 2 दिखाते हो ना। जो वैल्यू इसकी ओमेगा टी की यहां पर आई है, इसकी वही वैल्यू पाई बाई 2 आगे जाने के बाद आई है। मतलब ये पाई बाई 2 कहां चल रहा है, पीछे चल रहा है। समझ गए कि नहीं, ये वाला जो है। और ये किसका ग्राफ लिखोगे भाई, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट, सीधा लिख देते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर है।
अब फेजर डायग्राम की बात करते हैं। ये तो क्या है, ग्राफ ऑफ E एंड I विद T, टाइम के साथ ग्राफ है, ठीक है। अब हम मान लीजिए आगे फेजर की बात करते हैं। ये हमारे पास फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम के अंदर E और T दोनों ग्राफ आएंगे, E एंड I। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाकर शो करना है बस। अब एंगल बनाकर शो करोगे तो क्या कहोगे भाई, ये ग्राफ ओमेगा टी है और इसको आपने क्या कह दिया बेटा, यहां ई नॉट। क्लियर, ई का ग्राफ हो गया। अब ये क्या कहता है, इसका फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करंट का फेज है। अब देखो, अगर प्लस होता तो और ऊपर की तरफ जाता, मेरी बात समझ रहे हो। अगर मान लीजिए इस एंगल को प्लस कर दिया जाए तो ये कहां जाता, और आगे की तरफ जाता, और माइनस कर दिया गया तो इसका मतलब क्या है, पीछे की तरफ आएगा। मतलब जहां ये ई नॉट बना हुआ है उससे 90 डिग्री, पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, आई नॉट माइनस आई नॉट। क्लियर है। तो यहां पर ये इसका फेज शो कर रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस, जहां ओमेगा टी है उसके बाद माइनस करना, और माइनस करोगे तो कहां माइनस करोगे, इस डायरेक्शन में माइनस करोगे। ऐसे ये डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ऐसे माइनस करोगे जो 90 डिग्री को शो करेगा। समझ आ गया होगा। तो ये जो फेज एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई। तो आप इसकी एक स्नैप ले लीजिए, और मैं आपको बता देता हूं एग्जाम में जब पूछा भी गया तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों डायग्राम हैं जो पूछे जाएंगे। फेजर डायग्राम, सबसे पहले आपने एक इक्वेशन लिखनी है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी लिखने के बाद आपने करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट फाइंड आउट करना है। जब आप करंट फाइंड आउट कर दोगे, करंट फाइंड आउट करने के बाद आपने उन दोनों के ये वाले डायग्राम बनाने हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब फेजर डायग्राम की बात की जाती है, फेजर डिफरेंस की बात की जाती है। तो मैं स्टार लगाकर यहां एक पॉइंट लिख देता हूं, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ या फेज ऑफ ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट। अब ईएमएफ का फेज कितना है बेटा, ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस ऑफ, और यहां पर करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया बेटा, पाई बाई 2 फेज आ गया डिफरेंस। कितना आ गया, पाई बाई 2। तो यहां फेज डिफरेंस कितना आ गया बेटा, पाई बाई 2। और आप क्या कहोगे पाई बाई 2 में, हियर करंट इज लैग्स बिहाइंड पाई बाई 2 एंगल विद ईएमएफ। मतलब यहां जो करंट है वो पाई बाई 2 एंगल पीछे चल रहा है। मतलब ईएमएफ तो यहीं पर आ गया था 0 पर, और ये पाई बाई 2 पर जाने के बाद आया था। समझ आ गया। यहां क्या कहेंगे, हियर करंट इज लैग्स बिहाइंड पाई बाई 2 एंगल विद ईएमएफ। समझ आ गया। इंडक्टर के अंदर इंडक्टर करंट इज लैग्स बिहाइंड एट एन एंगल पाई बाई 2 विद ईएमएफ। ये समझ आ गया होगा भाई। चलो आ गया कंप्लीट। यहां तक क्लियर है भाई। चलो यहां तक क्लियर है तो एक स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। उसके बाद मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि आप इंडक्टर को हटा दीजिए, और इंडक्टर को हटाने के बाद आप उस इंडक्टर के जगह पर एक कैपेसिटर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए भाई, कैपेसिटर। चलो ये भी करके देखिए।
ये आपने कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी क्या बताई बेटा C, या हमने लिख दिया कैपेसिटर। आपने यहाँ पर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। चलो देखिए आप यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपने लिखा। अब देखिए यहाँ से कैपेसिटर में क्या जाता है बेटा, चार्ज, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज होगी और उसके बाद इधर ये नेगेटिव, इस तरह से आप लेते हो, फिर एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ऐसी साइकिल है। तो ये तो कंप्लीट कभी पॉजिटिव जा रहा है कभी नेगेटिव जा रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना है, वही ईएमएफ तो है ही। हम क्या कहेंगे बेटा, कैपेसिटर में क्या जाता है चार्ज, तो हम ये देखेंगे कि इस तरफ कितना करंट गया। हमारा तो मेन मकसद है करंट फाइंड आउट करना है। हम क्या कहेंगे भाई, वी नो क्यू चार्ज given to plate of एक कैपेसिटर। अब ये Q चार्ज तो तब जाएगा ना जब ये कांस्टेंट जाएगा। हम क्या कहेंगे बेटा, I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dq अपॉन dt। I इज इक्वल टू क्या होता है भैया, dq अपॉन dt। हमने यहां से करंट दिया। अब हम क्या कहेंगे बेटा, और एक फॉर्मूला और बता देते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने बेटा, सी वी, कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। क्लियर है? हियर वी नो Q इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई क्या लिख देंगे बेटा, ईएमएफ। या पोटेंशियल थोड़ी दी जा रही है, ईएमएफ गिवन है। क्या दिया जा रहा है, ईएमएफ दिया जा रहा है। तो हमने क्या कह दिया, Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया बेटा। ये वैल्यू हमारे पास Q आ गई, Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करेंगे देन I इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और यहां क्या लिख दिया जाए, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने क्या किया, सी ई नॉट बाहर ले लिया, डी अपॉन डी टी क्या आ गया यहां पर, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सी ई नॉट कोस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन होता है भाई। और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा मतलब आई इज इक्वल टू क्या आ गया, सी सॉरी ओमेगा के लिए है भाई, ओमेगा सी ई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, इसको एक अलग मेथड से लिख देता हूं बस। हमने लिख दिया I इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। देखिए ध्यान से, ओमेगा सी इसके साथ है, मैंने इसको लिखा 1 अपॉन ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। हियर 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी, इसको मैंने एक्स सी का नाम दे दिया, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसको क्या लिख दिया हमने, एच सी लिख दिया, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। अब देखिए हम क्या लिखेंगे बेटा, I इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन एक्स सी कोस ओमेगा टी, और फिर हम क्या कर देंगे बेटा, ए नॉट अपॉन एक्स सी को किसका नाम देते हैं, आई नॉट का नाम दे देते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, I इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गया करंट का फेज, करंट की वैल्यू। बट हम फेज यहाँ साइन के साथ ले रहे हैं, यहां भी साइन के साथ लेना होगा, और ओमेगा टी को नेगेटिव नहीं लेना, ये बात याद रखनी है। तो हम इसको बदल देते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। मेरे हिसाब से कोस ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख दिया। आप सोच रहे हो सर आपने पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यह हमारा पॉजिटिव फेज चला था, तो नेगेटिव फेज में हम नहीं लिखेंगे, ओमेगा टी के आगे माइनस नहीं लगा सकते।
समझ आ गया। अब आप ये कहोगे सर पिछले में आपने माइनस लगाया था, बेटा उसमें पहले माइनस बाहर था, तो ओमेगा टी को पॉजिटिव कर सकते हैं वहां पर, समझ गए। तो वहां ओमेगा टी को पॉजिटिव किया था, पाई बाई 2 बेशक नेगेटिव आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ओमेगा टी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने कोस ओमेगा टी को इस टर्म में कन्वर्ट किया है, समझ आ गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, मतलब करंट ईएमएफ से पाई बाई 2 एंगल आगे चल रहा है, करंट ईएमएफ से कितना एंगल आगे चल रहा है, पाई बाई 2 एंगल आगे चल रहा है। तो हमने क्या कह दिया यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप इनके फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक तो यहाँ बना देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं ई एंड आई, हो गया, यहाँ क्या लिखते हैं टी, दो अलग अलग फेजर डायग्राम बनाएंगे इसके। सबसे पहले किसका बना देते हैं, ईएमएफ, भाई ईएमएफ का तो बदलेगा ही नहीं क्योंकि ये एंगल क्या है ओमेगा टी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी ई नॉट, क्लियर। उसके बाद आपने ध्यान रखना है करंट कहां पर है, प्लस कोस ओमेगा टी है या पाई बाई 2 प्लस लिखेंगे, तो कोस का ग्राफ कहां से शुरू होता है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम से शुरू होता है कि नहीं। तो ये आपका ग्राफ यहां से यूं आएगा, सॉरी बेटा स्लोप लेनी है यहां ऐसे, ऐसे बना, मतलब ये आपकी जो वैल्यू है ये क्या है आई नॉट है, क्लियर। ये माइनस आई नॉट कम तो होगी क्योंकि क्या लिखी हुई है ई नॉट बाई एक्सएल है, कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है वो है। अब हमने क्या कहा बेटा, एक आपने क्या बनाना है इसका, आपने एक इसका फेजर डायग्राम बनाना है, यहां पर क्या बनाओगे फेजर डायग्राम, ये तो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ई एंड आई विद टाइम पीरियड टी, ये क्या है फेजर डायग्राम है, ये लिख देता हूं फेजर डायग्राम, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। सबसे पहले तो ई का ग्राफ बनाओगे आप, किसका बनाओगे भाई, ई ग्राफ बनाओगे। ई के लिए क्या कर रहे हैं हम, ये आपके पास क्या हो गया ए नॉट, ये क्या वैल्यू है ओमेगा टी, सॉरी एक मिनट भाई, थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा, देखिए ई एंड आई ये एक्स। अब देखिए ये ग्राफ यहां बना रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां तो किसका बनाया बेटा, ये तो ओमेगा टी है, ई नॉट, ई का बन गया फेजर डायग्राम। उसके बाद ये कहता है कि करंट का जो ग्राफ है वो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी है, मतलब यहां से भी 90 डिग्री आगे, यहां से आगे 90 डिग्री इधर, ये आपके पास आई का ग्राफ है, आई नॉट, क्लियर। ये क्या है पाई बाई 2, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया बेटा पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, समझ आ गया। करंट का देखिए कितना है पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये भी देखिए कितना हो गया, ओमेगा टी तो यहां तक था, ये केवल यहां तक ओमेगा टी है, और उसके बाद 90 डिग्री और बना दूं, जैसे पिछले में माइनस किया था तो ओमेगा टी के बाद इधर वापस लेकर आए थे माइनस, यहां पर ओमेगा टी से आगे प्लस पाई बाई 2, समझ आ गया। तो ये क्या हो गया पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। क्या फेज डिफरेंस की बात की जाए, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, ईएमएफ का हमारे पास फेज कितना है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही है ना, तो कितना आ गया माइनस पाई बाई 2 फेज डिफरेंस आ गया। अब एक बात ध्यान से समझिए, हम यहां पर आपको बताना चाहें कि इसका फेज बताइए, तो आप क्या कहोगे कि जो करंट है वो लीड कर रहा है ईएमएफ से, मतलब ईएमएफ से पाई बाई 2 एंगल आगे चल रहा है, कहोगे कि नहीं। हियर हम यहां कहेंगे बेटा करंट लीड्स एन एंगल पाई बाई 2 विद ईएमएफ। ये बात याद रखनी है, कैपेसिटर के अंदर पाई बाई 2 एंगल लीड करेगा करंट, और इंडक्टर के अंदर पाई बाई 2 एंगल बैक पीछे रहेगा, लेग्स बिहाइंड रहेगा, समझ आ गया, विद ईएमएफ।
और रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम फेज में चलेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने हैं। आगे हम इनके कॉम्बिनेशन कराएंगे कि आपने दो कनेक्ट कर दिए, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और एक आपने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, एक आपने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, और एक डायग्राम तो एलसीआर तीनों आएंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। उन तीनों के लिए आपको तीनों फेज याद होने चाहिए, ये फेज भी, इंडक्टर फेज भी और रेजिस्टेंस फेज, तीनों के तीनों बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, केवल आप इनको पढ़िए, उसके बाद अगले लेक्चर में हम इनका कॉम्बिनेशन कराएंगे। थैंक यू।